नमस्कार। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे बच्चों का अभाव, स्कूलों पर प्रभाव। तो आपको बता दें, आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे उत्तराखंड में शिक्षा विभाग पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में 5 और मैदानी क्षेत्रों के स्कूलों में 10 से कम की संख्या वाले स्कूलों को समायोजित करने जा रहा है। ऐसे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को नजदीक के उत्कृष्ट स्कूलों में भेजा जाएगा, जबकि उन स्कूलों की भोजन माताओं को भी उत्कृष्ट स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षा महानिदेशक ने 15 जुलाई 2023 तक ऐसे स्कूलों को चिन्हित करने का आदेश दिया है, लेकिन शिक्षा विभाग के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार गरीबों से उनका शिक्षा का हक छीन रही है, जिसमें बच्चों की संख्या 5 या 10 से कम है। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक ने राज्य के ऐसे सभी स्कूलों को इंगित करने के निर्देश दिए हैं जिनमें बच्चों की संख्या पर्वतीय क्षेत्रों के स्कूलों में 5 से कम या मैदानी क्षेत्रों में स्कूलों में 10 से कम हो। ऐसी सभी स्कूलों और स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या को चिन्हित कर शिक्षा विभाग को 15 जनवरी 2023 तक अवगत कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। चर्चा आज इसी पर, बच्चों का अभाव, स्कूलों का प्रभाव। उत्तराखंड के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में पढ़ने वाले ऐसे स्कूलों को समायोजित करने जा रही है शिक्षा विभाग की तरफ से। कहा गया है कि इन सभी स्कूलों को नजदीक के ही किसी उत्कृष्ट स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। साथ ही जिन स्कूलों को समायोजित किया जाएगा उनमें काम करने वाली भोजन माताओं को भी उत्कृष्ट स्कूलों में ही भेजा जाएगा। उत्तराखंड के शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी का कहना है कि स्कूलों को समायोजित करने का यह फैसला शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए है। उन्होंने कहा कि भविष्य में समायोजित किए गए स्कूल के लिए बच्चों की संख्या में इजाफा होता है तो उन्हें दोबारा भी शुरू किया जा सकता है। बिल्कुल बंद नहीं किया जाएगा। और मैंने जो पत्र जारी किया उसमें बहुत स्पष्ट लिखा है कि अगर छात्र संख्या उन स्कूल्स में बढ़ती है तो उनको दोबारा चलाएंगे, लेकिन वहाँ पर एकल शिक्षक ही तैनात है और छात्र संख्या भी कम है। तो मानव संसाधन की दृष्टि से भी और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाए रखने के लिए ये निर्णय लिया गया है कि जो पास का बेहतर स्कूल है उसमें बच्चों को हम स्थानांतरित करेंगे और उनको आने जाने के लिए जो किराया होगा उसकी भी उनको प्रतिपूर्ति करेंगे। और जहाँ पर ये बच्चे जाएंगे उसको एक उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में हम विकसित करेंगे, जहाँ पे स्मार्ट क्लासेज और जो शिक्षक हैं हमारे वो सारे विषयों के शिक्षक रहेंगे। इसके अलावा जो हमारी लैब्स हैं, लाइब्रेरी है, वो सारी सुविधाएं वहाँ पर देंगे और उसको बेहतर तरीके से मॉनिटर करेंगे ताकि बच्चों की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूलों को समायोजित करने की जो बात कही जा रही है उस पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्रों में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की आर्थिक स्थिति इतनी बेहतर नहीं होती है कि बच्चों को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जा सके। यही कारण है कि वह अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अगर उन स्कूलों को ही बंद करा देगी तो इससे उन बच्चों के हक को कहीं ना कहीं सरकार छीनने का काम कर रही है। कि ना ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति बहुत दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र हों, सीमांत जनपद के गांव हों और भौगोलिक दृष्टि से पर्वतीय अंचल काफ़ी अविकसित है और वहाँ पर शिक्षा का स्तर बेहतर करने के बजाय शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। जो देश प्रदेश के नौनिहाल हैं
जो गरीब तबके के बच्चे हैं वो कहीं अध्ययन नहीं कर सकते, प्राइवेट स्कूल में, निजी विद्यालयों में वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो आखिरकार ये सरकार क्या चाहती है कि बच्चों का भविष्य खराब हो, उनको शिक्षा न मिले, और स्कूल बंद करने का जो फैसला है यह बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। शिक्षा विभाग से आई इस सूचना के बाद भाजपा नेताओं का मानना है कि इस पर पूरा अध्ययन करने के बाद ही यह रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई है कि जहां पर 5 से कम या फिर 10 से कम संख्या के छात्र हैं, उन स्कूलों को शिफ्ट किया जाए, न कि उनको बंद किया जाएगा। वहीं नजदीकी विद्यालय में उन बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि हमारी सरकार का उद्देश्य है कि सभी बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान की जाए। बाकी विपक्ष का काम तो सिर्फ आरोप लगाने का ही रह गया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा के द्वारा जो निर्देश दिया गया है उसमें स्पष्ट लिखा गया है कि जहां 5 से कम छात्र हैं और जहां 10 से कम छात्र हैं, ऐसे विद्यालयों का चिन्हीकरण किया जाए। और उन्होंने जनवरी में ऐसे विद्यालयों की सूची निदेशालय में मांगी है। कहीं विद्यालय बंद करने का विषय नहीं है, ऐसे विद्यालयों को शिफ्ट करने का विषय है कि जहां 5 से कम की संख्या के छात्र हैं या 10 से कम की संख्या के छात्र हैं, जो भी नजदीक का विद्यालय होगा वहां उन बच्चों को, उन छात्रों को शिफ्ट किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य है कि सबको शिक्षा प्राप्त हो। माना जा रहा है कि ऐसे करीब 3000 से ज्यादा स्कूल जिसमें छात्र संख्या कम होने के कारण शिक्षा विभाग उन्हें जल्द ही बंद करने जा रहा है। शिक्षा विभाग के महानिदेशक ने साफ किया है कि यदि इन विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ती है तो वह एक बार फिर इन विद्यालयों को खोल सकते हैं, लेकिन फिलहाल इनमें पढ़ने वाले बच्चों के आसपास के स्कूलों में शिफ्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। खास बात यह है कि इन बच्चों को जिन विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा वहां तक पहुंचने के लिए न केवल उन्हें किराया दिया जाएगा, बल्कि ऐसे विद्यालयों को स्टार्ट स्कूल के रूप में भी विकसित किया जाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार के इस फैसले से बच्चों की पढ़ाई पर कोई फर्क न पड़ जाए। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। तो आज उत्तराखंड के इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। मेहमानों में हमारे साथ कमलेश उनियाल बीजेपी प्रवक्ता, हेमा भंडारी आम आदमी पार्टी प्रवक्ता, साथ ही मीनाक्षी घिल्डियाल यूकेडी प्रवक्ता, साथ ही वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर कुलदीप राणा हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवभूमि के दंगल में। मेरा पहला सवाल कमलेश उनियाल जी आपसे, सत्ताधारी पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, इस फैसले से आखिर क्या कुछ बदला होगा? आपने कहा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, एडुकॉम प्रणाली दी जाएगी, स्मार्ट क्लासेस दी जाएंगी, तो क्या ये जो शिक्षा आप मर्ज करके जो बड़े स्कूल हैं वहां पर देने की बात कर रहे हैं, छोटे स्कूल को बंद करने की बात कर रहे हैं आप, तो क्या ये शिक्षा की जो गुणवत्ता का सुधार है, क्या आप उन स्कूलों में नहीं कर सकते जिनको आप बंद करने के प्रयास कर रहे हैं? देखिए, जो उत्तराखंड के अंदर जितने महाविद्यालय है आज की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए 16,500 के करीब विद्यालय, जिसमें 11,50,00,000 के करीब 11.50 लाख के करीब छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन इसमें कुछ स्थितियां ऐसी हैं कि जहां पर 5, 7, 8 या 10 विद्यार्थी हैं और उनके ऊपर 2-2 शिक्षक भी है, कहीं शिक्षकों का अभाव भी है। तो इसको देख करके समायोजन का जो कार्यक्रम है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, उसके पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि कितनी अच्छी गुणवत्ता शिक्षा दी जाए। और ये अभी से नहीं, पूर्व से ही कार्यक्रम चल रहा था। तो एक जो ऐसे विद्यालय है उनका चयन करके उनको बड़े विद्यालयों के साथ मर्ज करके, ताकि और कई अगर कहीं विद्यार्थी दूर से आते हैं, उनके आने जाने का कोई कारण है, तो उनको आने जाने का भी खर्चा दिया जाएगा। इस तरह की ये योजना की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जितने भी हमारे, चाहे वो सीमांत के स्कूल हों, चाहे तराई के स्कूल हों, चाहे पहाड़ी क्षेत्र से लगते हुए जो भी क्षेत्र के स्कूल हों, उन स्कूलों में जो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि आज की स्थिति के हिसाब से एक आज छात्रों की जो कमी है, इसमें एक आम
लोगों की एक धारणा है प्राइवेट सेक्टर में या प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसको गुणवत्ता को सुधारने के लिए जो स्टेट की जो हमारी सरकारी स्कूल है उनकी अच्छी गुणवत्ता हो, उनमें अच्छी शिक्षा दी जाए और उसका पूरा मूल्यांकन हो, उसमें एडवांस क्लासेस चलाई जाए, उसको हाईटेक व्यवस्था के तहत एडवांस स्टडी के रूप में उसको विकसित किया जाए, ताकि वो एक रिजल्ट आए। और अगर रिजल्ट आने के बाद जो रिजल्ट आएंगे, पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे, तो उसके बाद जो स्कूल अगर बढ़ाने की स्थिति पड़ेगी तो बढ़ भी जाएंगे, और जो स्कूल बंद हुए हैं या जो समायोजित किए गए हैं अगर ऐसा लगेगा तो उसको भी बढ़ाया जाएगा। तो इस तरह की एक शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत सरकार ने निर्णय लिया है, और इस निर्णय के कमलेश जी, आपने शिक्षा गुणवत्ता को सुधारने के लिए निर्णय लिया है या आपने अपनी सरकार की नाकामी गिनाई है? आपने कहा कि हमारे पास शिक्षक पर्याप्त नहीं है, जिस वजह से स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, शिक्षकों की कमी है। सत्ता शासन में आप हैं, आप शिक्षकों की भर्ती करिए, ये आपका दायित्व है, लेकिन अपनी खामियों को छुपाने के बजाय आप गुणवत्ता की बात करके और स्कूल को बंद कर दें, यह तो उचित डिसीजन नहीं है आपका। मैंने शिक्षकों की कमी की बात ही नहीं की भाई साहब, आप मेरी बात सर कमलेश जी, हमारे पास रिकॉर्डेड, आपने कहा कि शिक्षकों का अभाव, या आपने इस डिबेट के दौरान आपने कबूला है ये इस चीज को? मैंने मेरा ये कहना है कि जहाँ पे कहीं कहीं ऐसी स्थिति है जहाँ विद्यार्थी कहीं शिक्षक 3 है, सुन लीजिए आप पूरी बात जी। वहां पे क्या है कि शिक्षकों की अधिकता है, कहीं पे शिक्षक ज्यादा है, विद्यार्थी ज्यादा है, शिक्षक कम है, तो वहां पे कमी है। तो इसका समायोजन करने का उद्देश्य है। विद्यार्थी ज्यादा है, शिक्षक कम है, तो शिक्षकों की कमी हुई ना सर? बात तो आप ही कह रहे हैं। उसी स्थिति और उसी व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए इसको मर्ज का, तो व्यवस्था को सुचारू करने के साथ नए शिक्षकों की भर्ती भी तो कर सकते हैं। जरूर थोड़ा कि बच्चों को आप 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आप चलवाएंगे बच्चों को। 20 किलो आप सुनिए, जो हमारी आप ये सुनिए, जो हमारी जो पॉलिसी है उसके अंतर्गत 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपकी प्राइमरी एजुकेशन, 3 किलोमीटर के अंदर आपकी माध्यमिक और 7 किलोमीटर के अंतर्गत उच्च शिक्षा का व्यवस्था के अंतर्गत। कमलेश जी, आप ये व्यवस्था दुरुस्त करने के बजाय उस एरिया में, उस क्षेत्र में अगर प्रचार प्रसार करते, अभिभावकों को जागरूक करते, तो बच्चों की संख्या और स्कूल तक पहुंचती। लेकिन आपने तो मेहनत करने के बजाय दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है कि बच्चों को दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाएगा। फिलहाल हमारे साथ आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हेमा भंडारी भी जुड़ी हुई हैं। हेमा जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस निर्णय को आप? देखिए कपिल जी, जो बीजेपी ने निर्णय लिया है, सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि भाजपा जो है शिक्षा विरोधी सरकार है, और 22 साल से लगातार, देखिए 22 साल उत्तराखंड राज्य गठन को हो गए हैं, लेकिन लगातार एक मुद्दा है जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ का, वो है पलायन का। और लगातार इस पर जो है कोई सरकार ने कोई काम नहीं किया। लगा कभी कांग्रेस की सरकार रही है, भाजपा की रही है, किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया। आज ये नौबत क्यों आई? सरकार ने समय रहते सही कदम अगर उठाए होते तो आज ये नौबत नहीं आती। और लगातार देखिए, अगर इन्होंने सरकारी स्कूलों में ध्यान दिया होता, आज जो पलायन हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? और लगातार जो अगर आप देखेंगे पहाड़ों में जो स्कूल है, क्योंकि मैं उधर की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि जर्जर स्थितियों में है, ऐसी हालत हो रखी है कि वहां पर क्या मतलब ऐसा लगता है कि वो जो गाय भैंस बांधने वाली जगह है। तो इन्होंने कभी शिक्षा पे ध्यान ही नहीं दिया। लगातार जनता के टैक्स का पैसा जाता है, उस टैक्स के पैसे को क्या करते हैं, ये जो सुविधाएं देते हैं ना, ये मंत्रियों को देते हैं, और ये आम जनता से इनका कोई सरोकार नहीं है। बेहतर होता इन्होंने समय रहते अगर उनमें सुधार किया होता, क्योंकि सरकार का प्रथम कर्तव्य यही है कि अपने राज्य में बेहतर शिक्षा दे, बेहतर स्वास्थ्य दे, बेहतर रोजगार दे और जनता को जो है मुहैया कराए। लेकिन सरकारों ने सिर्फ क्या किया है, सिर्फ अपने मंत्रियों के लिए सोचा है, अपने लिए सोचा है। तो इनकी मतलब इन्होंने जो आज ये कदम उठाया, इनको नौबत आ गई। अब ऐसी नौबत आ गई है क्योंकि सरकार तो घाटे में चल रही है और इन्होंने व्यवस्था कोई सुधारी नहीं है। इन्होंने कोई अच्छे टीचर्स नहीं रखे। इन्होंने सरकारी स्कूल, आप देखिए ना, 6500 स्कूल तो इन्होंने गुजरात में भी बंद करवाए हैं। तो ये इनका काम सिर्फ निजीकरण करने का काम है, क्योंकि ये सरकार ही पूंजीपतियों की सरकार है, ये आम आदमी की सरकार नहीं है। और इनका सिर्फ फोकस रहता है कि पूंजीपतियों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, गरीब बच्चों को कैसे लाभ पहुंचाया जाए, ये इनका उद्देश्य कभी रहा नहीं है। शिक्षा इनका कभी उद्देश्य रहा ही नहीं है कि उसमें सुधार किया जाए। लगातार पहाड़ों से पलायन हो रहा है, लगातार अब भी हो रहा है, पहले भी होता जा रहा है, लेकिन वहां पर कोई सुधार बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल हेमा जी, आप दोबारा आऊंगा। हमारे साथ यूकेडी की प्रवक्ता मीनाक्षी जी भी जुड़ी हुई है। मीनाक्षी जी, सरकार अब स्कूल को मर्ज करके छात्रों के भविष्य को संवारने जा रही है, स्कूलों को बंद करेगी, उनको मर्ज करेगी और छात्रों का भविष्य सुधरेगा। कितनी सहमत हैं आप सरकार के इस फैसले से?
देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं उनियाल जी, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है शिक्षा कितनी जरूरी है? क्योंकि जब ये राज्य बना था, जब ये राज्य बेसिकली इसीलिए बना था कि पहाड़ी जो सुदूर गांव में बैठा एक व्यक्ति था, वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंच रही थी, शिक्षा नहीं पहुंच रही थी, रोजगार नहीं पहुंच रहा था। ये सारी चीजें जो है, मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पा रही थी। तो मुझे लगता है कि जब हम बात करते हैं कि जो सरकारें हैं, अगर एक व्यक्ति भी किसी कोने में बैठा है, उसके लिए भी शिक्षा का इंतजाम होना चाहिए। तो जहां यहाँ पे तो एक व्यक्ति की बात ही नहीं हो रही है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि जब आप दिखा रहे हैं कि राज्य की जनसंख्या बढ़ गई है, तो आपको तो सबसे पहले इस चीज पे फोकस करना चाहिए था कि यदि राज्य की जनसंख्या बढ़ रही है तो स्कूलों की जनसंख्या क्यों कम हो रही है? वहां पे क्यों ऐसा हो गया है किसी स्कूल में कि 5 या 10 ही बच्चे हैं? और अगर हम पहाड़ों की समस्याओं की बात करें तो अगर देखा जाए तो वहां पे जो छोटे बच्चे हैं, जो छोटी बच्चियां हैं, कम से कम 10 साल तक, जानते हैं आप, वो स्कूल नहीं जा पाती हैं, क्योंकि वहां पे जो परिस्थितियां इस प्रकार की हैं कि छोटी बच्चियां स्कूल नहीं जा पा रही हैं। तो ऐसे आप देखिए कि पहले ही स्थिति इतनी इतनी भयावह है कि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उसके बाद अगर उनके आसपास कुछ गांव में जहां आसपास हो, जहां पे 5 या 10 बच्चे जा पा रहे हैं, आप उन स्कूल्स को भी बंद कर दीजिए। तो आप तो उनसे शिक्षा का पूरा जो अधिकार है वो छीन ले रहे हैं ना। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हम बेहतर करेंगे, हम दूसरे जो बड़े स्कूल हैं वहां मर्ज करके वहां पे जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर करेंगे, वहां पे स्मार्ट क्लासेस करेंगे। तो मेरा सवाल ये है उनियाल जी कि आपने पहले भी हजारों स्कूल बंद किए उत्तराखंड के, उसके बाद आपने कहाँ पे बजट बढ़ाया या कहाँ पे आपने स्थिति का सुधार किया? स्टिल जो है उत्तराखंड की स्थिति, उत्तराखंड के स्कूल्स की आप स्थिति देख लीजिए, वही जर्जर स्कूल है, वही बच्चों के लिए समस्याएं आज भी वहां पे हैं। आप शिक्षा का स्तर देख लीजिए, क्योंकि देखिए शिक्षा इतनी जरूरी है, किसी एक समाज का बेहतर निर्माण करने के लिए एक एक बच्चे का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल मीनाक्षी और जी, अगर मीनाक्षी जी बिल्कुल एक मिनट जी जी मैं कुछ बात करना जी चाहूंगी। जी जी एक्चुअली जी अगर आप अभी एक रिपोर्ट की बात करेंगे तो हमारे उत्तराखंड का जो स्थान है वो 35वां स्थान है 37 राज्य में से। इतनी घटिया शिक्षा का स्तर हो चुका है कि 35वें नंबर पे हमारे उत्तराखंड का स्थान है। तो सोचिए कि क्या स्थिति है, और उसको बेहतर करने की बजाय यहाँ पे स्कूल्स को बंद किया जा रहा है। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है एक्चुअली बिल्कुल मीनाक्षी जी, उत्तराखंड के मैं लिए। आपके पास दोबारा आऊंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं कुलदीप राणा जी। कुलदीप राणा जी, कैसे देखते हैं बीजेपी के इस फैसले को लेकर? बीजेपी का कहना है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम किया है, बच्चों को स्मार्ट क्लास मिलेगी, एडुकम शिक्षा प्रणाली मिलेगी, इसलिए बच्चों को मर्ज किया जा रहा है उनकी संख्या के अभाव को लेकर। देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा कि ये बीजेपी का फैसला नहीं है, ये उत्तराखंड सरकार के शिक्षा मंत्री का फैसला है, जी शिक्षा विभाग का फैसला है जी जी है ना। ये राज्य दल का नहीं, तो थोड़ा सा हमें इसको अंतर को अलग रखना होगा, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सत्ता में आते हैं, शपथ लेते हैं, तो आप संविधान सरकार की में आ शपथ जाते लेते हैं, लेकिन सर सरकार तो बीजेपी की ना, इसलिए मैंने वो राजनीतिक दलों की सरकार होती है, लेकिन सरकार कोई राजनीतिक दल नहीं होता। बिल्कुल कुलदीप जी ठीक है। दूसरा विषय जो ये है, निसंदेह ये निर्णय पूरी तरीके से कटघरे में। मैं उत्तराखंड के एक सीमांत जिले का रहने वाला हूं, और मैंने भी उत्तर प्रदेश के दौरान, क्योंकि ये राज्य को बने हुए तो अभी 22 साल हो रहे हैं, और उत्तर प्रदेश उस समय से पहले जब ये उत्तर प्रदेश था, तो उत्तर प्रदेश के एक प्राइमरी स्कूल से मैंने भी शिक्षा ली। और जिस गांव से मैं आता हूँ, जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, उस वक्त उस क्षेत्र में एक छोटा सा कस्बा है गोपेश्वर, जिला चमोली के पास, बद्रीनाथ यहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पर 5 या 7 प्राइवेट स्कूल थे छोटे, और उसके अलावा जो सारी शिक्षा व्यवस्था थी वो राजकीय शिक्षा व्यवस्था थी। और मैंने भी एक गांव के स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई। आज की डेट में जब मैं वहां देखता हूं तो वहां कम से कम 30 से ज्यादा निजी स्कूल खुल चुके हैं राज्य बनने के बाद। तो प्रदेश में शिक्षा की स्थिति में कितना गुणात्मक सुधार हुआ है, ये कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है, इस बात से इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात, राज्य बनने के बाद शिक्षा विभाग का जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें जो बदलाव, अधिकारियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन उसके अनुपात में जो छात्रों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती गई। और आज की डेट में आलम यह है कि जो पलायन, जो उत्तराखंड की समस्या है, ये मात्र उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों की समस्या नहीं है,
उत्तराखंड के राजकीय स्कूलों से निजी स्कूलों में छात्रों का पलायन भी ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। एक बड़ा सवाल है कि कैसे 13 जिलों का एक राज्य अपने राज्य में बुनियादी शिक्षा देने में कैसे असफल हो सकता है, जबकि उसके पास वो तमाम बुनियादी व्यवस्थाएं रही हैं, कई ढांचागत व्यवस्थाएं भी रही हैं, लेकिन जो व्यवस्थाएं राज्य सरकार बनने के बाद जिनकी अपेक्षा की गई थी, क्योंकि राज्य उत्तराखंड राज्य निर्माण में हम लोग भी भागीदार रहे हैं, और जो बड़ा मुद्दा हुआ करता था शिक्षा का, जिनमें एक बड़ा मुद्दा था, स्वास्थ्य का एक बड़ा मुद्दा था, और रोजगार का एक बड़ा मुद्दा था। आज की डेट में हम देखते आ रहे हैं कि शिक्षा का स्तर जितना गिरता जा रहा है उत्तराखंड में, और राजकीय शिक्षा, नौकरी राजकीय सेवा में चाहिए, लेकिन बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे पढ़ने के लिए। और ये सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उत्तराखंड के जो शिक्षा मंत्री हैं, ये उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, और अभी इन्होंने कुछ समय पहले एक बात कही थी कि हम पर्वतीय क्षेत्रों में निजी अस्पताल खोलने के लिए सहायता देंगे। तो ये इससे पता लगता है कि उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री की दूरदर्शिता, उनके विचार किस दिशा में सहयोगात्मक है। आपने यहाँ पर एक बड़ी बात कही कुलदीप जी, कि जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं उनका जो रुझान है वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा है, इसलिए सरकारी स्कूलों की जो संख्या है वह कम हो रही है। तो क्या सरकार इन सरकारी स्कूलों में वह जो प्राइवेट स्कूल शिक्षा मुहैया करा रहे हैं, जो गुणवत्ता मुहैया करा रहे हैं, क्या उस तर्ज पर ये अपने विद्यालयों में शिक्षा नहीं दे पा रहे थे, या हाईटेक विद्यालयों को नहीं कर पा रहे थे क्या? देखिए, ये उत्तराखंड में सर्व शिक्षा अभियान से और समग्र शिक्षा अभियान तक का जो ये सफर है, इसमें इतने लूप होल्स हैं, इतने ज्यादा पेच हैं कि अभी 6 महीने पहले उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री ने एक दावा किया और कहा कि घोषणा की बकायदा कि हम अगले 6 महीने में उत्तराखंड में 6000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, जिसमें माध्यमिक शिक्षक भी थे और प्राथमिक शिक्षक भी थे। ठीक है, एक तरफ तो आप शिक्षकों की भर्ती कर रहे हैं जी, और दूसरी तरफ स्कूल कम कर रहे हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि ठीक है, अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि कई स्कूलों में 5 हैं, 7 हैं, 8 बच्चे हैं और वहां 2-2, 3-3 शिक्षक हैं। तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर सभी लोग अभिभावक हैं। भाई 8 बच्चों पर अगर 2 शिक्षक हैं तो इस स्कूल से तो आइंस्टीन निकलने चाहिए। बिल्कुल। भाई 8 बच्चे और 2 शिक्षक, यानी कि एक बच्चे पर 4 शिक्षक है, सॉरी एक शिक्षक के पास 4 बच्चे हैं, तो इनको तो आइंस्टीन, हमारे इन स्कूलों से तो आइंस्टीन पैदा होने चाहिए भाई। बिल्कुल कुलदीप जी, आगे भी हमारा ये जो पूरा बहस का सिलसिला है लगातार जारी रहेगा। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुकेंगे, तो ब्रेक के बाद लगातार जारी रहेगा हमारे इस डिबेट का सिलसिला। फिलहाल बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है देवभूमि के दंगल में, और आज हम बात कर रहे हैं बच्चों का अभाव, स्कूलों पर प्रभाव। लगातार हमारे साथ एक विशिष्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है, और इसी बीच हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष कंडवाल भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे देवभूमि के दंगल में। मनीष जी, सवाल आपसे ही लूंगा, जिस तरह से सरकार ने फैसला लिया है, स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने का दावा किया जा रहा है, यहाँ पर वादे किए जा रहे हैं, क्या आप सहमत हैं? देखिए, निश्चित रूप से आज जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का महानिर्वाण दिवस है, महापरिनिर्वाण दिवस है, जो कहते थे कि तुम्हारे पाँव में चप्पल हो ना हो। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, बहाने बना बनाकर स्कूल बंद कर रही है। केवल किस लिए? क्योंकि जब तक युवा शिक्षित नहीं होगा और रोजगार की डिमांड नहीं करेगा, वो धीरे धीरे करके मानसिक गुलाम बनाया जाएगा। शिक्षा जो है वो सवालों को जन्म देती है। आरएसएस जो है वो सवालों को ही खत्म कर देना चाहती है कि ना तो शिक्षित हो ना सवाल करे। इसीलिए शिक्षकों की भर्ती नहीं करी जा रही है। अब उसका नेक्स्ट फेज में आ गए हैं कि इन्होंने स्कूल बंद करने शुरू कर दिए। अगर एक बच्चा भी है गांव में पढ़ने वाला, उसको पढ़ाने के लिए अगर एक टीचर की 2 टीचर की जरूरत भी पड़ती है, मैं मानता हूँ शिक्षा मौलिक अधिकारों में है, तो उस बच्चे को पहाड़ में दूरस्थ जगहों पे जो पोजीशन है, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर बच्चे चल के जाते हैं पढ़ने के लिए। अगर उसको बंद कर देंगे तो वो और 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नहीं जा पाएगा। तो इनका तो मंशा बिल्कुल साफ है कि ना पढ़ने दो, ना सवाल खड़े होने दो।
ये उस चीज पर आ गए जो कहते हैं ना 25 साल राज करेंगे, 50 साल राज करेंगे। ये उस टेक्निक पे आ गए कि ना बच्चा पढ़ेगा ना सवाल करेगा। मनीष जी, बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि हमारे पास शिक्षक तो पर्याप्त हैं, बच्चे ही कम पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐसा फैसला लिया गया है। अब वो तो आप शिक्षा विभाग के डाटा उठा के देख लीजिए, 60-65 हजार शिक्षकों की जरूरत है। उनकी भर्ती ना करनी पड़े, क्योंकि अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक भर्ती होंगे तो निश्चित रूप से उसमें आरक्षण लागू होगा। आरक्षण लागू होगा तो सभी वर्गों को उसमें नौकरी देनी पड़ेगी। तो क्योंकि एक आरक्षण को खत्म करना है, इसलिए नौकरियां खत्म करी जा रही हैं। बेरोजगार बनाना है, इसलिए शिक्षा का अधिकार को खत्म किया जा रहा है। शिक्षा खत्म होगी तो मिड डे मील देना बंद पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, उससे पैसा बचेगा। यारों के पैसे और माफ किए जाएंगे। ये बिल्कुल एक पूरा प्रायोजित नेक्सस है, जिससे कि हमारे देश के भविष्य को खत्म किया जा रहा है। ये नहीं चाहते कि कोई भीमराव अम्बेडकर बने, ये नहीं चाहते कि कोई अब्दुल कलाम गरीब बच्चा बने। ये लोग चाहते हैं केवल पूंजीपतियों के बच्चे आगे बढ़े जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ सके। ये नहीं चाहते कि कोई भी गरीब बच्चा जो है वो अब्दुल कलाम बन सके, क्योंकि उनको इन लोगों को सब अम्बेडकर जी से, कलाम साहब से। मनीष जी, अगर फैसला राज्य के हित में नहीं है, आप जैसा कि कह रहे हैं कि यह सरकार की एक सोची समझी साजिश है, भर्तियां ना करना पड़े, इसलिए यह रणनीति तैयार की गई है, तो विपक्ष में आप बैठे हैं, विपक्ष के होने के नाते आपकी भी तो कुछ भूमिका है उत्तराखंड के रहवासियों को लेकर। क्या कुछ प्रयास करेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? विपक्ष में रहते हुए ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है कि इस पर सवाल खड़ा करे, पर एक आम नागरिक होने के नाते भी ये मेरी भी जिम्मेदारी है और उत्तराखंड के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि जिस प्रकार से इन्होंने स्कूल बंद करने का प्रयास शुरू करा है, इसका विरोध किया जाए और एक बच्चे को भी पढ़ना है तो वहाँ पे स्कूल की व्यवस्था की जाए। सरकार को इस और काम करना पड़ेगा। नशा बढ़े, अगर ये स्कूल बंद होंगे तो नशाखोरी बढ़ेगी, उस और भी देखना पड़ेगा सरकार को। सरकार केवल मनीष जी, तो इस फैसले के खिलाफ को लेकर आप क्या सड़कों से लेकर सदन तक प्रदर्शन करेंगे आप, या सिर्फ चैनलों में सिर्फ बयानबाजी करते रहेंगे आप? बिल्कुल, हमारे संगठन के अध्यक्ष जी जो है इस बात को लेकर गंभीर है और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर हम लोग सड़कों पर दिखाई देंगे और हमारे साथ ना आपको आम जनता भी सड़कों पे। कमलेश जी, कहीं ना कहीं विपक्ष की एक बड़ी भूमिका होती है सरकार के फैसलों को लेकर, नियमों को लेकर, कायदों को लेकर। अगर विपक्ष दमदार है, मजबूत है, तो सत्ता पक्ष जो होता है एक तरफा फैसला नहीं ले सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की भी खामियां नजर आती है, जिस वजह से सरकार इतने आसानी तरीके से फैसले पास कराती है और अमल में लाती है। मनीष जी, कर दिया गया तो जो विपक्ष ने सवाल तैयार करे हुए थे, उन सवालों से बचने के लिए इन्होंने इस तरह का खेल करा। पहले तो विपक्ष से झूठ बोला कि 5 दिन का सत्र है, 5 दिन के सत्र को 2 दिन में खत्म कर दिया। जब तक हम ये समझ पाते कि इन्होंने क्या करना है, 2 दिन में जितने इन्होंने बिल पास करे हैं, अगर उन पे कायदे से बहस हो जाती तो उस पर भी कम से कम 10-15 दिन लग जाते। चलिए मनीष जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आप दोबारा आऊंगा आपके पास। आप देखेंगे कि विपक्ष किस तरह की भूमिका दिखाता हुआ नजर आएगा। हमारे साथ कमलेश सोनियाल, बीजेपी प्रवक्ता, लगातार मौजूद हैं। कमलेश जी, यहां पर तमाम आरोप लगाए गए। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा ने भी कहा कि अगर आपके पास शिक्षक ज्यादा हैं, स्टूडेंट कम है, फिर तो क्रीम निकलनी चाहिए आपके विद्यालय से। जो छात्र हैं, गुणवत्ता में तो सुधार वहीं हो रहा था, फिर मर्ज करने की जरूरत क्या है आपको? नहीं, कुलदीप जी जो कह रहे थे कि भाई अगर एक विद्यार्थी के ऊपर 3-3, 4-4 शिक्षक हैं तो वहां से हाईएस्ट निकलना चाहिए। बिल्कुल, मेरा वक्तव्य जो कहना था, मेरा ये कहना था कि ऐसे स्कूल भी हैं जिनके ऊपर की मतलब 5 से 10 हैं और टीचर 2 से 3 हैं। अब बच्चे 5 और 10 के बीच में हैं और उसके अंतर्गत भी ऐसे लोगों के पंजीकृत भी हैं। हाजिरी में स्कूल में तो बच्चे ज्यादा दिखाई देते हैं और आते कम हैं। तो इसी चीजों की मॉनिटरिंग करके, सारी चीजों की संख्या लेते हुए और उसको पारदर्शिता बनाने के लिए ये जो मर्ज का सिस्टम इसीलिए लागू किया है। और ऐसा ही नहीं है कि हमारी सरकार संवेदनशील है इस एजुकेशन के मामले में। अन्य प्रवक्ता बोल रहे थे, अन्य विपक्ष पार्टी, अभी मेरे जो भी पैनलिस्ट थे, अब पहले पूरे भारत के अंदर पहले ऐसा प्रदेश है जिसने अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने के लिए पूरा वो किया है। 2020 और 2022 और 30 तक इसको आप ये लगाइए पूरी अपने एक पूरे प्रारूप में आ जाएगी। इसके अंतर्गत जो तय किया गया है कि एक गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता है। शिक्षा के लिए जो अपना उसके छात्र की योग्यता के अनुसार या छात्र की इच्छा के अनुसार या उसको कहीं ना कहीं एक
लचीलापन बनाना उसके अंदर, शिक्षा के अंदर, इस तरह की कई ऐसी योजनाएं बनाई गई हैं इन नई शिक्षा नीति के अंदर, इसीलिए तो लागू की जा रही है। अब उसका ये पहला प्रारूप है। मैं तो यहाँ बोलता हूँ, हम सब तो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मोस्टली मैं भी अपने आप को उसमें मान के चलता हूँ। हम लोग बातें जरूर करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में बच्चे नहीं आते हैं, अभी पूंजीपति के लोग ही प्राइवेट एजुकेशन दे सकते हैं, गरीब का दे सकता है। उत्तराखंड के अंदर आपने लगा वो मोस्टली, चाहे मैं भी हूँ और हम सब कितने, सबके बच्चे प्राइवेट सेक्टर में पढ़ के पास हुए हैं। तो कहने वाली बात है, हम डिबेट पे बैठे हैं और सब पढ़ा रहे हैं अभी भी बच्चों अपने। तो ऐसे में तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। अरे मैं आप ऐसे में तो शर्म आनी चाहिए सरकार को। सुन तो लीजिए, एक तरफ आप बीच में बोल रहे हो, एक तरफ धामी जी कहते हैं नई शिक्षा नीति लागू करेंगे। नहीं बारी क्या, आप गलत पहले आप ये बताइए। कमलेश जी हेमा जी को जवाब देने दीजिए। जी हेमा जी, बात रखिए। देखिए कपिल जी, धामी सरकार कहती है कि हम नई शिक्षा नीति। कमलेश जी आप पर आऊंगा दोबारा, जवाब ले लेते हैं, हेमा जी से जवाब ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा बच्चों को मोबाइल देंगे, ऐसी भाजपा सरकार हो सकती है? आई ना, इनसे पूछिए कितने बच्चों को इन्होंने टैबलेट बांटे और किसको। एक तरफ तो ये स्कूल बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये नई शिक्षा नीति लागू कर रहे हैं। अरे ये दोगला चरित्र क्यों? आप लोगों के पास कोई ना तो ठोस नीति है ना आपकी नियति है। अरे जब बच्चे ही नहीं है तो शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है? जब बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे स्कूलों में, आप कह रहे हो बच्चे कम है, जब बच्चे कम है तो शिक्षा मंत्री की तो जरूरत ही नहीं रह गई है। हेमा जी जवाब ले लेते हैं कमलेश जी से, उनकी बात भी कंप्लीट हो जाएगी इसी बहाने। हेमा जी जवाब ले लेते हैं, दोगला चरित्र क्यों कमलेश जी? देखिए कपिल जी, मैंने तो अपने जीवन काल में ना प्राइवेट स्कूल। हेमा जी आप पर आऊंगा, पहले उनको अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। कमलेश जी, क्या बोल रहे हैं और दूसरी तरफ सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। आप बताइए कि कुकुर मुत्तों की तरह ये लोग खोले जा रहे हैं। हेमा जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आप पर आऊंगा, आपको मौका दूंगा। पहले हम कमलेश जी की पूरी बात सुन लेते, फिर आपको भी मौका दूंगा मैं कोट करने के लिए। कमलेश जी बात को कंप्लीट कीजिए। मैं मतलब गुणवत्ता शिक्षा के लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। जो आज पूरे भारत के अंदर अगर पहला ऐसा राज्य है जिसके अंदर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, और इसका उद्देश्य है कि 2030 तक जो संपूर्ण ढांचा इस शिक्षा का है उसमें कहीं ना कहीं विकास का क्षेत्र हो। उसके अलावा ऐसा नहीं, हमारी सरकार ने बालिकाओं के लिए स्पेशल अलग से शौचालयों की व्यवस्था की है। जो अपनी ऐसी बालिकाएं जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनके लिए एजुकेशन के लिए पुस्तकें, ड्रेस कोड, जो भी अगर एसेसरी जो भी चाहिए एजुकेशन की, वो भी दी गई है। हमने टैबलेट की बात भी की है और हम लोग कॉन्शियस भी हैं। और इसी के लिए हम ये कह रहे हैं कि हम लोग भी चाहे इस पैनल में बैठे हैं, हम लोगों के बच्चे भी आज की डेट में अधिकतर प्राइवेट एजुकेशन ले रहे हैं। उसका कारण ये नहीं कह रहा मैं कि खामियां हैं, पूर्व पहले से ढांचा चला आ रहा है। इसके लिए कहीं ना कहीं अगर हमें कंपैरिजन करने की स्थिति आती है तो सेब का कंपैरिजन सेब के साथ होगा, उसका अमरूद के साथ होगा। तो उसी का एक ट्रायल है, उसी के लिए एक व्यवस्था की गई है ताकि अच्छी एजुकेशन दी जाए। और जो क्लस्टर के रूप में, मतलब एक जहां पे अगर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो उन स्कूलों को पुनः खोला जाएगा। तो सरकार की एक सकारात्मक नीति और रीति के हिसाब से सरकार अपना कार्य कर रही है। और अब इसको आने तो दीजिए इस व्यवस्था के अंतर। और जो तो लोग कमजोर हैं उनके लिए, या जो दूर भी पड़ता है, अगर किसी बच्चे को अगर उसमें आने जाने का, ट्रांसपोर्ट का एक्सपेंसेस, सरकार ने के अभी निदेशक थे उनके अभी वक्तव्य सुन रहा था मैं, आपका भी कहना है कि भाई उनको एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी दी जाएंगे। तो किसी चीज को अगर हम नेगेटिव लेके चलेंगे, साहब ये बंद कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं बंद कर रहे हैं। मनीष जी यहाँ पे, मनीष जी मैं आपको रुकना चाहूंगा यहाँ पर। आपने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता को लेकर नई शिक्षा नीति का जो उपयोग करके गुणवत्ता में सुधार किया जाएगा, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी। तो उत्तराखंड राज्य को गठन किए 22 साल हो गए हैं, 22 साल में शिक्षा का स्तर प्रतिवर्ष बढ़ना चाहिए, लेकिन आप तो कम करने में तुले हुए हैं। उत्तराखंड राज्य की जो पहचान है वो पर्वतीय क्षेत्रों से है, और पर्वतीय क्षेत्रों में आप स्कूलों को बंद करके दूसरे विद्यालयों में मर्ज कर रहे हैं। तो कितना न्याय कर रहे हैं आप वहां के छात्रों के साथ, शिक्षा के साथ, वहां के लोगों के साथ? मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सरकार कोई भी नीति बना दे, कोई भी नियम बना दे, कोई भी योजना लाए, जब तक उसमें आम जनमानस की भागीदारी नहीं होगी वो नीति काम नहीं करेगी। हम लोगों की सोच कहीं ना कहीं इस चीज में है कि प्राइवेट सेक्टर में अच्छी एजुकेशन होती है। आप भी बैठे हैं, मैं तो आपको ही बोलूंगा और मेरे जितने प्रवक्ता हैं उनको ही बोलूंगा, आप कसम खाकर सही बताएं कि आपके बच्चे क्या प्राइवेट सेक्टर में पढ़ते हैं या सरकारी सेक्टर में? कमलेश जी सबसे बड़ा सवाल मैं बता, उसका कारण है, मैं तो हकीकत है उसकी बात सुनिए आप। उसका कारण है कहीं ना कहीं हम लोगों को इसको सुचारू, अब इसमें एक पहल की जा रही है, सरकार ने एक पहल करी है कि हम लोग इस तरह से एक योजना बनाएंगे। इस योजना और रचना के आधार पे जो भाई अननेसेसरी एक्सेस स्कूल है वहां पे अगर सिस्टम या एडवांस क्लासेस चलानी है या इंटरनेट देना है
या लैब बनाने, पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं आप, सुन तो लीजिए पैसा मैडम, बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हाँ, अच्छी बिल्कुल, एजुकेशन आप पैसा बचाने की कोशिश कर करना रहे हैं, चाहेंगे। क्या सरकार बजट का जो कम करने पैसा की है, कोशिश कर रहे हैं? नहीं, पैसा बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं हम, अच्छी तो गुणवत्ता। चलिए ऑलरेडी- कमलेश जी, ऑलरेडी कमलेश जी, क्या- कमलेश जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा। मीनाक्षी जी यूकेडी से जुड़ी हैं, मीनाक्षी जी जवाब दीजिए। मेरा ये कहना है कि जहाँ पे स्कूलों में बच्चों की संख्या ज्यादा है, वहां की शिक्षा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? जब आप बात कर रहे हैं कि हम लोग अब करेंगे, तो बिल्कुल, अभी बिल्कुल, तक क्यों जवाब नहीं दूं? हुआ ये सारी चीजें? मैं आपको जवाब आपने दूं? अभी तक क्यों नहीं की? अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि अगर आप कहेंगे कि पहाड़ी राज्यों में तो इलाज, डॉक्टर्स के जो केसेस आते हैं, जो बीमारों के केसेस आते हैं, वो बहुत कम आते हैं, तो क्या आप वहां से डॉक्टर्स भी हटा देंगे? बड़ा सवाल वहां से कमलेश जी, आप बड़ा सवाल हटा देंगे? मीनाक्षी जी का। अगर हम कहेंगे कि फायर के केसेस कम आते हैं, तो क्या वहां से फायर हटा मीनाक्षी जी दिया जवाब जाएगा? लेते हैं, बड़े सवाल आपने दाग दिए हैं कमलेश जी। नहीं, हमारा ये क्या कहना फिर- है, बिल्कुल हम ये कह रहे हटा हैं देंगे कि अब बोलने दीजिए ना मैडम, सुन लीजिए आप भी। मैं ये आप भी हमारा पार्ट रहे हैं, आप कांग्रेस का भी पार्ट रहे हैं। आप यूकेडी मेरे का, आप कांग्रेस का यूकेडी पार्ट रहे हैं? नहीं, ये आप देखिए, बात अभी कुछ और हो रही है, चले, आप कुछ और लेके आ जाते कमलेश जी, हैं। जनहित के आप मुद्दे हैं, बता दें। सवाल कोई भी कर सकता है, आम आदमी का भी दायित्व है, भले वो यूकेडी से ताल्लुक रखती हैं। आप जवाब दीजिए। जवाब है, आपको भी भली बात है, इसलिए कह रहा हूं मैं आपको, आपने भी सरकार में सहयोगी रहे हैं, चाहे इधर रहे चाहे उधर रहे, बिल्कुल आपको रहे भी हैं, भली और बात हमने है। 9 सूत्रीय मांगों पे सुन समर्थन लीजिए, दिया मैं था। आपको समर्थन भी देखिए हमने हम किस ये पे कह दिया रहे था। हैं, एक बच्चे अगर को, उस छोटे मुद्दे पे बच्चे बहस को, मीनाक्षी जी, मीनाक्षी जी जवाब ले लें, मीनाक्षी जी जवाब ले लें हम। प्रत्येक बच्चे की क्षमता की पहचान करते हुए क्षमता की गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा देना, ठीक है, बच्चों की सुशासन नीति के अंतर्गत शिक्षा देना, बच्चों को स्वावलंबी बनाना, इस तरह की जो एक उनको मतलब उनकी एक आइडियोलॉजी और उसके हिसाब से उनको कहीं ना कहीं टेक्निकल एडवांस शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके आधार पे आपका ये कहना, आप कंपेरिजन, हम ये कह रहे हैं कि एक व्यवस्था है कि स्वास्थ्य की अगर व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य की व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ पे प्राथमिक हमारे अपने वहां पे वो चल रहे हैं। जहाँ पे स्कूल की अगर मैं बात करूं, स्कूल के अंतर्गत कई ऐसे स्कूल हैं जिन स्कूलों को मर्ज किया, एक सरकार का एक व्यवस्था है, एक सकारात्मक सोच के कारण ये कार्य कर रही है, और उसी दृष्टिकोण के लिए ताकि अच्छी और अच्छी गुणवत्ता शिक्षा। कमलेश जी घुमाइए मत, कमलेश जी घुमाइए, जवाब दीजिए कि अगर आपके डॉक्टरों की कमी होती है या मरीजों की कमी होती है, तो क्या पर्वतीय क्षेत्रों से आप अस्पताल बंद कर देंगे? ये सवाल था मीनाक्षी जी का। क्या अन्य सुविधाएं भी बंद कर देंगे आप? कई ऐसे गांव हैं जहां आज की डेट में पूर्ण रूप से पलायन हो गया है, कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जहां पर स्कूल तो है लेकिन दूर है। सुन लीजिए ना मैडम, सरकार की कमी है, आपके सरकार की कमी है, आपको ये चीज पता करना इसमें भी चाहिए। सरकार कार्य कर रही है, इसमें भी सरकार कार्य कर रही है, हम 100 इसके लिए भी कार्य कर रही है सरकार, इसके लिए भी कार्य कर रही है। पलायन आयोग बनाया आपने, हमने होम स्टे योजना जो चलाई है, शिक्षा के क्षेत्र में हमने होम स्टे की योजना चलाई है, वैकल्पिक योजना चलाई है, समूहों को जो बढ़ावा दिया गया है, पर्वतीय क्षेत्र में हमने सब्सिडी का जो प्रावधान किया गया है, सारी ना सारी कोई ना कोई चीजें हैं। लेकिन अगर एजुकेशन की बात है तो एक तरह से, क्योंकि एक मानसिकता कहीं ना कहीं आम जनमानस की बनी हुई है कि भाई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पढ़ाई होती है, तो उसको कहीं ना कहीं कमलेश जी एक जवाब दे दीजिए आप मुझे। कमलेश जी एक जवाब दे दीजिए। आपने कहा कि प्राइवेट स्कूलों में गुणवत्ता उच्च शिक्षा होती है, इसलिए हम सब के लोग जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो क्या आप सरकारी स्कूलों को प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर सुख सुविधाओं से लेस नहीं कर सकते हैं आप, जो इसको रोका जा सके? बिल्कुल उसी की एक पहल है, वही तो हम कह रहे हैं, उसी की तो एक पहल है, उसी के पहल के अंतर्गत हमने अगर पहल ये कि बच्चों को हम दूसरी जगह मर्ज कर देंगे तो पहल हो जाएगी। एजुकेशन शिक्षा की बात, एडवांस क्लास की अगर हम लोग बात करते हैं, गुणवत्ता शिक्षा की अगर हम लोग बात करते हैं, उसके अलावा उनका रहने का, बैठने का, वहाँ का जो एटमोस्फियर है, उसका जो मतलब वातावरण है, उस स्कूल को बिल्कुल इसी तर्ज पे तो तैयार किया जा रहा है। बिना स्कूल बंद किए भी कर सकते हैं ना, वो तो आप बिना स्कूल बंद किए भी कर सकते हैं। अरे स्कूल बंद हमने करेंगे जहाँ पर पैसा बचा के वहां लगाएंगे क्या? मानक है, एजुकेशन देने का भी एक मानक है, तो विभाग उस पर भी डिबेट हो जाएगी। कमलेश जी मानकों का ख्याल आपने रखा होता तो 35वें स्थान पर आप नहीं आती, आपका राज्य 35वें स्थान पर नहीं आता अगर मानकों का ख्याल आपने रखा होता। चलिए फिलहाल हमारे साथ आप प्रवक्ता जुड़ी हुई हैं हेमा भंडारी। हेमा जी, सरकार कह रही है कि मानकों को सुधारने के लिए यह प्रयास किए जा रहे हैं और लगातार जो नई शिक्षा नीति उसको अमल में लाया जाएगा, इसलिए इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, क्या कहना है आपका? जी, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं वो लेके आए हुए हैं एक कि ये सरकार कर रही है, ये सरकार, अरे वो सुविधाएं किसको देंगे जब स्कूल तो बंद कर रहे हैं,
है ना, लेकिन वो सुविधाओं की लाइन लगा रहे हैं कि हमारी सरकार ये अच्छा कर रही है, ये नीति अपना रही है, ये नीति अपना रही है। अरे ये जो भाजपा की सरकार है, जिसके मंत्रियों को सिर्फ अपनी महंगी गाड़ी की चिंता है, अपने जो है सुरक्षा की अरे चिंता है, आप तो आपने वो देखिए ना, भविष्य आपने तो की क्या गाड़ी चिंता घोड़ा है? लेने के लिए और मना किया था दिल्ली मैं में, भाजपा और की सबसे प्रवक्ता पहले से सुविधा कहूंगी कि आपको सीखना तो है जेल के तो अंदर, दिल्ली से आपके सीखिए, मंत्रियों शिक्षा को तो जेल मॉडल के अंदर भी करना सुविधा है थी। तो कमलेश जी कॉपी पहले सुन ले, कीजिए, हम हेमा जी को सुन लें, फिर जवाब दीजिएगा आप। कॉपी जारी कीजिए। रखिए। मोदी आप जब जी भाजपा पे गुजरात आरोप मॉडल लगाएंगे लेके तो हम आरोप का जवाब आरोप पे देंगे ना आए आपको। थे। गुजरात इनकी मॉडल के किसको ऊपर चाहिए मोदी गाड़ी, जी किससे कहते थे गाड़ी कि की मांग गुजरात करी है, मॉडल है, बताइए ना। आज गुजरात में भी 6500 स्कूल बंद हो गए। तो आप कहाँ शिक्षा आप में ये सुधार बताइए, कर रहे आप हो? तो आरोप लगा रहे हैं कि आप सीखिए, आपके सीखिए मंत्री मनीष को सिसोदिया मसाज जी की से है। कि शिक्षा मॉडल आपकी क्या जो होता जेल है, के अंदर सीखिए आम मंत्री है आदमी उनको पार्टी पुलिस से की चिंता की कि ना। शिक्षा क्या होती आप है। ये देखिए, लोग प्राइवेट स्कूलों से निकाल के बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाल रहे हैं दिल्ली में। आप अरे कहते हो दिल्ली कि का हाल कौन हमें जाना पता चाह है, रहे हैं सरकारी दिल्ली स्कूलों का में? आप अच्छी सीखिए बात वहां है। से, अगर अगर आपकी बोलिए सरकार सरकार, को कि अरे दिल्ली वाले मैडम अगर मॉडल आप, को लाएं यहाँ अरे पर सुन लीजिए ना, बच्चों ज्यादा को बोल सकते, पढ़ाने के लिए। अगर हाँ मैं आप जवाब दूं, आपकी सरकार कोई अच्छा कार्य करी तो उसकी हम सराहना करते हैं, हम वो नहीं कर रहे हैं, कर रही है ना, तो ठीक है यहाँ पर कर, उस मॉडल को क्यों नहीं है ना। लेके लेकिन आते हो? आप एक सुनो, बच्चों के आप ये भविष्य का अब सुन सवाल है, लीजिए ना, बच्चों का भविष्य, आप ये नहीं बोल बच्चा सकते ही हैं आने वाले कि भविष्य है हमारे हमारा। मंत्रियों को गाड़ी चाहिए, इसलिए हमारे मंत्रियों को गाड़ी चाहिए, इसलिए सारे आप पैसा सुविधाएं बचा रहे हैं। मंत्रियों को दे रहे हो। आपके चलिए, मंत्रियों को हेमा जी और कमलेश जी, मंत्रियों का विषय नहीं है ये, बच्चों का बच्चों के टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं। चलिए फिलहाल आपको रुकना चाहूंगा, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, यहां पर तमाम दलीलें आप विपक्षी सुन रहे हैं, पक्ष की सुन रहे हैं। सत्ता पक्ष कह रहा है कि हम नई शिक्षा नीति को अमल में लाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं, वहीं मीनाक्षी जी का कहना है कि स्कूल को बंद करके क्या नई शिक्षा नीति को लाया जा सकता है, स्कूलों को जारी रखकर भी तो ये नई शिक्षा नीति को अमल में लाया जा सकता है। कैसे देखते हैं फैसले को आप? देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पर हुई हैं जी, और कुछ व्यापक बातें भी हुई हैं। पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने एक बात कही कि कुलदीप जी का आरोप है। दरअसल मैं पत्रकार हूँ, तो मेरा आरोप नहीं है, मैं तो सिर्फ सवाल खड़े कर सकता हूँ। बिल्कुल सर, राजनीतिक दल आरोप लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम तो सिर्फ सवाल खड़े कर सकते हैं। और मैंने बोल दिया उसके लिए, और नहीं ये, और हमने वो काम हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि अभी मैं आम आदमी के पार्टी के प्रवक्ता को भी सुन रहा था कि दिल्ली मॉडल, हाँ दिल्ली मॉडल है, मनीष सिसोदिया के बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, ये भी दिल्ली मॉडल है। खैर, लेकिन अभी चर्चा इस पे नहीं है। जो नई शिक्षा नीति को लेकर के अभी भाजपा के प्रवक्ता ने बात कही, कमलेश जी ने जी, और मीनाक्षी जी ने, यूकेडी प्रवक्ता ने एक बात कही कि अगर पहाड़ों में कहीं कम मरीज हैं, या बहुत अच्छा सवाल उनका था ये। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति है जिस पर अभी बात हो रही थी, कमलेश जी ने जो बात कही, उसमें मानक रखे गए हैं कि 15 छात्रों पर एक शिक्षक होना चाहिए। तो उत्तराखंड में जहां शिक्षक कम छात्रों पर शिक्षक हैं और उन कम छात्रों के स्कूलों को बंद करके दूसरी जगह से माइग्रेट किया जा रहा है एक तरीके से, तो क्या ऐसा नहीं किया जा सकता कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो मानक है कि एक शिक्षक पर 15 छात्र या 15 छात्रों पर एक शिक्षक का, जो जिन विद्यालयों में ज्यादा छात्र हैं वहां से छात्रों को माइग्रेट करके जिन स्कूलों में कम छात्र हैं वहां लाया जाए, वहां शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि जो बैलेंस है बना रहे भाई, जो बैलेंस है और जो नई शिक्षा नीति के जो मानक हैं कि एक शिक्षक 15 छात्र, वो पूरा हो सके। क्या ये नहीं हो सकता है? दूसरी चीज ये है कि हमें उत्तराखंड के शिक्षा विभाग के ढांचे को भी देखना होगा और इसमें पुनर्गठन की प्रबल संभावनाएं दिखती हैं। 13 जिले, 13 मुख्य शिक्षा अधिकारी, उनके ऊपर फिर जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, जिला शिक्षा अधिकारी बेसिक, तो 13 दूनी 26, 13 39, ये 39 तो यही हो गए। उसके बाद खंड अलग हो गए, मंडल अलग हो गए। आप स्कूल चला रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो शिक्षा, और उत्तराखंड में सबसे ज्यादा प्रतिनियुक्तियां शिक्षा विभाग से हैं। नौकरी लगी है बच्चों को पढ़ाने की, काम कर रहे हैं दूसरे विभागों में, कोई पीआरओ बना हुआ है, कोई ओएसडी बना हुआ है, कोई कहीं विभाग में कुछ बना हुआ है। क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? इन चीजों को खत्म करके अगर ध्यान इस तरफ दिया जाए, उत्तराखंड में पर्याप्त बजट मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा को लेकर के जो बात अभी कह रहे थे, ठीक है, हम भी सराहना करते हैं, लेकिन कम से कम उस दिशा में काम तो कीजिए। उत्तराखंड की तरफ से तो हाल ये हो रखा है कि जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और केंद्र सरकार की वित्त पोषित योजनाएं हैं,
उन योजनाओं की स्थिति भी उत्तराखंड में बड़ी दयनीय हो रखी है, और शिक्षा विभाग का तो हाल और ज्यादा है। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कपिल यहाँ पे जी कि अभी प्राइवेट स्कूलों को लेकर के बात हो रही थी। मैं देखता हूं, शायद इस बात से सभी लोग सहमत हों कि जब एक राजकीय स्कूल में किसी शिक्षक की नियुक्ति होती है, उसका चयन होता है, तो उससे पहले वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ग्रेजुएशन, स्नातक या स्नातकोत्तर करने के बाद बीएड या बीटीसी की डिग्री कर देता है, उसका कोर्स करता है, जिसमें उसे बताया जाता है कि शिक्षा कैसे दी जानी है, कैसे पढ़ाया जाना है। उसके अलावा राजकीय स्तर पर हर 6 महीने में, हर 3 महीने में कुछ ना कुछ राजकीय कोर्स होते रहते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है समय पर। ठीक है, नए नए कोर्स किए जाते हैं ताकि चीजें हो सके। क्या इतने कोर्स निजी स्कूलों में होते हैं? क्या निजी स्कूलों में जो शिक्षक हैं, क्या उनमें कितने उनमें से बीएड क्वालिफाइड हैं, बीटीसी क्वालिफाइड हैं? लेकिन हम इस अंतर को नहीं देख पा रहे हैं। और जो चमक धमक बनी हुई है, क्योंकि वहां पैसा ज्यादा जा रहा है, 3.5 रुपए 4 रुपए स्कूल के सरकारी स्कूल में और 4,000 रुपए के प्राइवेट स्कूल में, भाई सब कुछ तो फर्क होगा ना। और उस फर्क को हम अगर शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बना करके प्रदर्शित करें तो ये तो ठीक नहीं है। कुलदीप जी आपके सवालों का जवाब लेंगे हम बीजेपी प्रवक्ता से हमारे साथ, लेकिन मनीष कंडवाल जी कांग्रेस प्रवक्ता लगातार फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष जी, यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी ने भी एक सुझाव बताया है कि जहां पर छात्रों की संख्या ज्यादा है वहां के छात्रों को क्यों ना जहां पर जिन विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम है वहां पर लाया जाए और बैलेंस किया जाए नई शिक्षा नीति के तहत 15 छात्रों पर एक शिक्षक को लेकर। कैसे देखेंगे, आप विपक्ष में हैं, क्या इस फैसले को मनवाने के लिए सड़क से सदन तक हंगामा होगा? बंधु का जो है ना, जो सलाह है बहुत अच्छी सलाह है। मेरा मानना ये है कि आपको जो मतलब जिस चीज को बैलेंस करना है, जिस हिसाब से स्कूल बंद होंगे ना तो पलायन और बढ़ेगा, पलायन बढ़ेगा तो शहरों में बस्तियां बढ़ेंगी, तो सारा दबाव जो है, जो हमारे तराई के इलाके हैं उन तराई के इलाकों में बिल्कुल सारा दबाव पड़ जाएगा, पहाड़ के क्षेत्र खाली हो जाएंगे। वहाँ की जो जमीनें जो है भूकानून, जो वहाँ की जमीन है पहले औने पौने दामों बाहर के लोग खरीद रहे हैं, और रफ्तार बढ़ जाएगी उसकी जमीनों को खरीदने की। तो ये सब चीजों को बैलेंस करने के हिसाब से सरकार को काम करना चाहिए। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की आबकारी नीति तो इन्होंने अपना ली है, यहाँ पे उस पर तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं कि उसी पॉलिसी पे आ गए जो आम आदमी पार्टी की दिल्ली में आबकारी नीति है। परंतु शिक्षा को लेकर कहाँ हम सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे राज्यों में से एक आते हैं, केरला से ले लेते, आप केरला की पॉलिसीज अपना लेते, बगल में हिमाचल है वहां की पॉलिसीज अपना लेते। आपको क्या जरूरत पड़ गई ऐसी पॉलिसी लाने की जिससे कि पलायन भी बढ़ेगा? हमारी हमारे जो सीमा की सुरक्षा के क्षेत्र है वहां पे हमारी सीमा की सीमावर्ती गांव पहले बहुत खाली हो चुके हैं और गांव खाली हो जाएंगे। तो सरकार को इस बारे में बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए था, जो मुझे लगता है निश्चित रूप से सरकार ने नहीं सोचा। किसी ने एक प्लान बना के दिया, जहां तक मैं मानता हूँ गुजरात से प्लान आया होगा, क्योंकि गुजरात में भी 6-8 हजार स्कूल जो है ऐसे बंद करे गए हैं। और निश्चित रूप से ये हमारे भौगोलिक परिस्थितियों के लिए खराब है, और शहरों का जो दबाव है उससे बहुत ज्यादा नुकसान, उसमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा और पहाड़ खाली होंगे। तो उस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए, और बहुत जरूरी है इस बारे में सोचना चाहिए। रिवर्स पलायन के बारे में सोचना नहीं सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि कैसे गांव खाली हो पहाड़ के। तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति बनाने जा रहे हैं। मैं तो अभी भी सरकार से आग्रह करूंगा कि इसको सोचने दोबारा से, अगर नहीं सरकार सोचेगी जब आप प्रदर्शन करेंगे। आप तो कुछ करते नहीं है, आप हाँ में हाँ मिला देते तो सरकार को लगता है कि हमारा विपक्ष भी साथ है हमारे, इसलिए वह नए नए फैसले लेता जा रहा है और आप देखते जा रहे हैं फैसलों को अमल में भी लाया जा रहा है। फिलहाल मनीष जी, हम आप जवाब ले लेंगे कमलेश जी से। कमलेश बीजेपी प्रवक्ता, सरकार के जो सरकार है जिस पार्टी के, उसके प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। कमलेश जी, यहाँ पर वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी ने एक बड़ी स्ट्रेटजी, एक बड़ी सलाह दी है कि अगर आप नई शिक्षा नीति को अमल में लाने की बात करते हैं तो क्यों ना नई शिक्षा नीति को सही तरीके से अमल में लाया जाए। 15 बच्चों पर एक शिक्षक की बात कही गई है नई शिक्षा नीति में। तो जहां पर बच्चे ज्यादा हैं आपके उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, या जहां पर आप मर्ज करने की बात कर रहे हैं, वहां के बच्चों को क्यों ना उन विद्यालयों में लाया जाए जहां की संख्या कम है, ताकि शिक्षा के स्तर को सुधारा जाए। बिल्कुल, कुलदीप जी की सोच पॉजिटिव है और होना भी कहीं ना कहीं एक सुझाव है। और अब ये तो क्योंकि जब कोई सकारात्मक कार्य और सामाजिक कार्य, रचनात्मक कार्य होता है तो उसमें राजनीतिक अवसर ना देख करके अपनी अपनी बात रखनी सबके लिए है। और ये भी जरूरी नहीं है कि प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन करके ही कोई अपनी बात बना सकता है। इस व्यवस्था के अंदर अपनी बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। कुलदीप जी का सुझाव हम भी अपने स्तर पे ये बात
करेंगे भाई शिक्षा नीति का जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उस पॉलिसी के अंतर्गत कुछ इस तरह का, क्योंकि अभी तो ये चीजें आंकड़े मांगे जा रहे हैं स्टेट से कि भाई ऐसे स्कूलों को चिन्हित किया जा रहा है और एक रिपोर्ट भी आ गई है। उस रिपोर्ट में भी कुछ अगर काम है उसमें भी संशोधन का है, क्योंकि कहीं ना कोई नियम बनता है या कोई कानून बनता है उसमें गुंजाइश रहती है कहीं ना कहीं सुधार की, तो सुधार के पक्ष से उन्होंने अपनी बात रखी है, उस पर भी अमल किया जाना चाहिए। और हम भी अपने हिसाब से अपने पार्टी स्तर पे या किसी अच्छे फॉर्म में बात रखेंगे और विपक्ष को भी रखना चाहिए और एक सकारात्मक सोच के हिसाब से। लेकिन मेरा एक चीज मानना है कि ऐसा नहीं है कि शिक्षा जितने भी हमारे स्कूल हैं आज अगर देखा जाए 4,447 जो आंगनबाड़ियां हैं वो उन्हीं प्रांगणों में चल रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों के प्रांगण में आज वो भी चल रहे हैं और वहीं से बच्चे तैयार किए जाते हैं और उसके बाद उनको प्राथमिक प्रथम कक्षा के लिए तैयार किया जाता है। और इस तरह की अगर देखा जाए उत्तराखंड के अंदर आज ये 20,066 आंगनबाड़ियां पंजीकृत अपना कार्य कर रही हैं सुचारू रूप से, जिसमें से करीबन 20। कमलेश जी, बड़ा सवाल यह है कि संचालित करने नहीं है, बात है गुणवत्ता की, शिक्षा के स्तर को हम किस तरीके से सुधारें। फिलहाल आप हमारे साथ समय की प्रतिबद्धता है, मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहूंगा। फिलहाल हमारे जो कार्यक्रम का देवभूमि के दंगल का जो समय है वह समाप्त हो चुका है। फिलहाल आप हमारे साथ सभी मेहमान जुड़े, कमलेश उनियाल जी, मनीष कंडवाल जी, हेमा भंडारी जी, मीनाक्षी गिल्डियाल जी और कुलदीप राणा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के दंगल में आज हमने बात की बच्चों का अभाव और स्कूलों का दुष्प्रभाव, ये सभी मुद्दों पर बात की हमने। तो फिलहाल के लिए देवभूमि के दंगल बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, दर्शन का जश्न।